सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक तो थोड़ा सा चैप्टर कम बाकी रह गया, वो कंप्लीट करके जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक चालू करेंगे। ठीक है, वो ठीक है। तो हमारे पास जीन के प्रकार हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीन्स बाकी रह गए, फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, अब जीन्स के प्रकार में हमारे पास पहले एक जीन आती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजॉन्स, या जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, जंपिंग जीन्स। अब जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजॉन्स का मतलब है तो ये डीएनए, लेकिन ये ऐसे डीएनए हैं जो अपनी पोजीशन या अपना स्थल बदल सकते हैं। मतलब ऐसे जीन्स या ऐसे डीएनए जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र या एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण दर्शाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजॉन्स या जंपिंग जीन्स। अब ट्रांसपोजॉन्स या जंपिंग जीन्स का मतलब है तो ये डीएनए, और ऐसा डीएनए है जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में या एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो सकता है। अब इसमें नई चीज यह है कि इसकी खोज जो है वो एक वैज्ञानिक ने की थी, बारबरा मैकलिंटॉक ने। तो खोज का श्रेय किसको जाता है, मैकलिंटॉक को। और एनसीईआरटी में एक तरह का टर्म और दे रखा है जो हम बायोटेक में पढ़ेंगे, रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। तो ट्रांसपोजॉन्स का ही एक प्रकार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स का मतलब है विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो वो आरएनए से क्या बनता है, डीएनए, और फिर वो डीएनए एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा और फिर डीएनए गुणसूत्र पर या एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है, तो उसे क्या कहेंगे, रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स कहेंगे। तो लिखेंगे जीन्स के प्रकार में पहला तो ट्रांसपोजॉन्स, या जिसे हम जंपिंग जीन्स या गतिशील आनुवांशिक तत्व कहते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे खोज मैकलिंटॉक ने की थी, या बारबरा मैकलिंटॉक ने। खोज बारबरा मैकलिंटॉक। अरे आज आप कहां से आ रहे, सर्बिया से? इसका वेट कितना है, 3.5 किलो। जैकेट देखो आप, मैं को ये देखना है 20-25 दिसंबर के बाद आप लोग क्या पहन के आ रहे हो। फिर अभी ये हाल है तो कमले ही कमले बिछेंगी यहां पर, गजब यार। हाँ, रजाई रजाई, हाँ रजाई। क्या लिख रहे हैं हम, आज कॉपी लिखा है आप? ओह, खोज बारबरा मैकलिंटॉक ने की थी। फिर लिख लेंगे यह ऐसे विशिष्ट डीएनए है, यह ऐसे विशिष्ट डीएनए है जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर अथवा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। एक गुणसूत्र से अगले गुणसूत्र पर अथवा एक जीव से अगले जीव में या स्थानांतरण दर्शाते हैं। और इसमें लिख लेंगे रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स, दूसरा इसी का टाइप
रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स इसमें लिख लेंगे। यह आरएनए विषाणुओं में पाया जाता है। रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स यह आरएनए विषाणुओं में पाया जाता है। इसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है और यह डीएनए एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण दर्शाता है। यह डीएनए एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण दर्शाता है। ठीक है, तो पहले प्रकार की जीन हमने देख ली, जंपिंग जीन्स या जिसे कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स। फिर दूसरे प्रकार की जीन्स, ये हमने पहले भी नाम दिया था, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या जिसे हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स अपन ने कहां देखी थी? लैक प्रचालेख में देखा था। हमने कहा था आई जीन जो हमेशा अभिव्यक्त होती है। तो ऐसी जीन जो हमेशा प्रोटीन बनाएंगी, ऐसी जीन जिनकी प्रोटीन की आवश्यकता कोशिका में हमेशा रहती है, ऐसी जीन जो हमेशा अभिव्यक्त होगी, उन्हें क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या हाउस कीपिंग जीन्स। तो लिख लेंगे नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउस कीपिंग जीन। ऐसी जीन्स जो सदैव अभिव्यक्ति दर्शाती है। ऐसी जीन्स जो हमेशा या सदैव अभिव्यक्ति दर्शाती है। फिर एक नई जीन आती है जिसे हम कहते हैं होमियोटिक जीन्स। अब देखो, ये एक जीन नहीं है, ये जीन्स का समूह होता है। होमियोटिक जीन्स का मतलब है ये एक जीन्स का समूह है और ऐसी जीन्स का समूह है जो एक क्रमबद्ध रूप में काम करती है और अंगों के विकास में काम करती है। मतलब देखो, ये जीन सारे जीवों में तो नहीं खोजी गई है, दो मुख्य जीवों में खोजी गई है। एक तो ड्रोसोफिला कीट में खोजी गई है और एक पादप में खोजी गई है, अरेबिडोप्सिस। तो अरेबिडोप्सिस में जब पुष्प निर्माण होता है, पुष्पांगों का निर्माण होता है, तो पुष्प के अंगों के निर्माण में कौन सी जीन्स काम करती है? होमियोटिक जीन्स। और ड्रोसोफिला में जब एंटीने, नेत्र, टांगे, जब उनके अलग अलग अंगों का विकास होता है, तो उसमें जो जीन्स काम करती हैं वो कौन सी हैं? होमियोटिक जीन्स। तो ये ऐसी जीन्स का समूह है जो एक क्रमबद्ध रूप से काम करती हैं और किसमें योगदान देंगी? अंगों के विकास में योगदान देंगी। तो दो चीजें होती हैं, अगर ये जीन्स काम ना करें या इनमें उत्परिवर्तन हो जाए तो या तो अंग विकसित नहीं हो पाते, दूसरा अगर अंग विकसित भी हो जाएं तो गलत जगह पर गलत अंग आ जाते हैं। मतलब होमियोटिक जीन में उत्परिवर्तन से यह देखा गया है, ड्रोसोफिला में नेत्रों की जगह टांगे निकल आती हैं। हाँ, ठीक है, लिखेंगे होमियोटिक जीन्स। हाँ, अब ये कर भी रहे थे, कैसे निकलती है? ऐसे। होमियोटिक जीन्स लिखेंगे, यह विशेष जीन्स का समूह है यह विशेष जीन्स का समूह है जो एक क्रमबद्ध रूप में कार्य कर
जो एक क्रमबद्ध रूप में कार्य कर अंगों के निर्माण व परिपक्वन में योगदान दर्शाती हैं। जो एक क्रमबद्ध रूप में कार्य कर अंगों के निर्माण व परिपक्वन में योगदान दर्शाती है। ठीक है, उदाहरण निकलेंगे ड्रोसोफिला में अंग निर्माण व परिपक्वन में, और एराबिडोप्सिस में पुष्पांगों के विकास में। ड्रोसोफिला में अंग निर्माण व परिपक्वन, एराबिडोप्सिस में पुष्पांगों के विकास में। हाँ, पुष्पा सही। ठीक है, तो ये जीन्स के प्रकार का एक नोट लिख लेंगे फिर इसमें। इन जीन्स में उत्परिवर्तन, इन जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाने पर फर्जी है। इन जीन्स में उत्परिवर्तन होने पर अंग विकसित नहीं हो पाते, अंग विकसित नहीं हो पाते अथवा गलत स्थलों पर गलत अंग स्थापित हो जाते हैं। गलत स्थलों पर गलत अंग स्थापित हो जाते हैं। और आप ऐसे चित्र भी बना सकते हैं, यूं। गलत स्थल पर गलत अंगों का विकास हो जाता है। ये ट्रांसपोजॉन्स की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका पूरा नाम है बारबरा मैक्लिंटॉक। ठीक है, ट्रांसपोजॉन्स की खोज बारबरा मैक्लिंटॉक ने की थी। ठीक है, तो ये जीन्स के प्रकार हो गए। फिर आखिरी में एक हेडिंग डालेंगे अब, वन जीन वन एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। ठीक है, ट्रांसपोजॉन्स की खोज बारबरा मैक्लिंटॉक ने, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स देख ली, होम्योटिक जीन्स देख ली। अब हमारे पास एक टर्म आता है वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। अब बहुत आसान है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया था? बीडल और टेटम, दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस सिद्धांत बताया, और उन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए थे? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होती है? कवक। न्यूरोस्पोरा कवक है, और किस वर्ग की कवक है? अरे शाबाश, एस्कोमाइसिटीज वर्ग की कवक है। और इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक आनुवांशिक शोध किस पर हुआ है? न्यूरोस्पोरा पर हुआ है, और यह न्यूरोस्पोरा अगुणित कवक होती है। तो बीडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक पर किसका अध्ययन किया? वन जीन वन एंजाइम। उन्होंने यह बताया कि एक जीन किसे कोड करती है? एक एंजाइम को। कैसे किया? उन्होंने न्यूरोस्पोरा के अंदर एक उपापचय पथ देखा, ऑर्निथीन होता है। ऑर्निथीन से क्या बनता है? सिट्रोलिन। और सिट्रोलिन से क्या बनता है? आर्जिनिन। यह एक उपापचय पथ था जो कवक में हो रहा था। ऑर्निथीन से क्या बनता है? सिट्रोलिन। इसका उत्प्रेरण एक एंजाइम करती है। सिट्रोलिन से बनता है आर्जिनिन, इसका उत्प्रेरण एक एंजाइम करती है। इस एंजाइम को एक जीन कोड करती है, G1।
और इस एंजाइम को एक जीन कोड करती है G2। तो उन्होंने यही बताया कि एक जीन एक एंजाइम को कोड करती है, एक जीन एक एंजाइम को कोड करती है। किस उपापचय पथ के द्वारा? ऑर्निथीन। ऑर्निथीन से बनता है सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से बनता है आर्जिनिन। लेकिन अब काम की चीज क्या है? आर्जिनिन एक अमीनो अम्ल है, और अमीनो अम्ल है जो पोषण के लिए चाहिए। अब दो चीजें सुनो। अगर मैं एक न्यूरोस्पोरा को लेता हूं और न्यूरोस्पोरा कवक को लेकर मैं उसका कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करता हूं, मतलब लेबोरेटरी में उसकी वृद्धि करवाता हूं, तो अगर मैं इस न्यूरोस्पोरा की वृद्धि करवा रहा हूं, वृद्धि करवाने के लिए मुझे पोषक तत्व चाहिएंगे। इस न्यूरोस्पोरा को उस पोषक तत्व में आर्जिनिन देने की जरूरत है क्या? अगर मैं इस न्यूरोस्पोरा को लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहा हूं, वृद्धि करवा रहा हूं, तो उसमें जो पोषक माध्यम में डालूंगा उसमें आर्जिनिन डालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि आर्जिनिन वो खुद बना रहा है। जब उसमें खुद खाना बन रहा है तो मुझे बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसे न्यूरोस्पोरा को हम नाम देते हैं प्रोटोट्रॉफ्स। ट्रोफ का मतलब होता है पोषण, प्रोटोट्रॉफ का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसी कवक जो न्यूनतम माध्यम पे वृद्धि कर सकती है। न्यूनतम पोषक माध्यम पे वृद्धि क्यों कर सकती है? क्योंकि उसमें स्वयं पोषक तत्व बनाने की क्षमता है। वो आर्जिनिन स्वयं बना रहा है, तो मुझे पोषक माध्यम में आर्जिनिन डालने की जरूरत नहीं है। और वो आर्जिनिन क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके भीतर एंजाइम्स काम कर रही हैं। और एंजाइम्स काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसकी जीन क्रियाशील है। आप समझे, एक ऐसी कवक है जिसमें खुद आर्जिनिन बन रहा है, तो उसको माध्यम में आर्जिनिन डालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो खुद बना रहा है। तो इसका मतलब वो न्यूनतम पोषक माध्यम पे वृद्धि कर जाएगा। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें आर्जिनिन बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि एंजाइम्स काम कर रही हैं। एंजाइम्स काम कर रही हैं मतलब जीन क्रियाशील है। अब मैंने क्या कर दिया? इनके जीन में उत्परिवर्तन कर दिया। मान लो आपने G1 को उत्परिवर्तन कर दिया या G2 का उत्परिवर्तन कर दिया। जीन का उत्परिवर्तन कर दोगे तो एंजाइम बनेगी? नहीं। एंजाइम नहीं बनेगी तो आर्जिनिन बनेगा? नहीं। और ऐसे उत्परिवर्तित कवक को अगर आप पोषक माध्यम पे वृद्धि करवाओगे तो अतिरिक्त रूप से आर्जिनिन डालना पड़ेगा, हां या ना? डालना पड़ेगा। अतिरिक्त पोषक तत्व उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही? क्योंकि एंजाइम काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपने जीन्स का उत्परिवर्तन कर दिया है। और ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऑक्सोट्रॉफ्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्जिनिन माइनस। आर्जिनिन माइनस का मतलब ये आर्जिनिन नहीं बना रहा, तो आपको पोषक माध्यम में आर्जिनिन डालना पड़ेगा। प्रोटोट्रॉफ्स को कैसे लिखेंगे? आर्जिनिन प्लस, क्योंकि ये खुद आर्जिनिन बना रहा है, इसलिए इसमें अतिरिक्त पोषक तत्व डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लिखो, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। यह सिद्धांत बीडल व टेटम ने दिया। और प्रयोग न्यूरोस्पोरा पर किए। प्रयोग न्यूरोस्पोरा पर किए। पे लिख लेंगे, न्यूरोस्पोरा कवक को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्योंकि इस पर
क्योंकि इस पर सर्वाधिक आनुवांशिक शोध किया गया है। क्योंकि इस पर सर्वाधिक आनुवांशिक शोध किया गया है। ठीक है, फिर ये उपापचय पद लिख लो। ऑर्निथीन, ऑर्निथीन से सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से आर्जिनिन। ऑर्निथीन, ऑर्निथीन से सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से आर्जिनिन। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोटोट्रॉफ्स। प्रोटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे जीव, ऐसे जीव, एक तो मुझे लाइट जाने के बाद हूं क्यों निकलती है? हैं? लाइट जाना क्यों हु के समानुपाती है? मतलब आप देखो, जीवन में ना मनुष्य के पास बहुत सारी आवाजें हैं निकालने के लिए, है ना? तो कलेक्टिवली मिलकर आप लोग हूं क्यों करते हो? टर 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 भी कर सकते हो। हाँ मतलब, हाँ ये देखो कच का, हाँ अपना असली रूप भी बाहर निकाल सकते हो। हाँ, अब ऐसे जीवन में आप उन्नति कर लो, सफल हो जाओ, तो आगे जाके बोलो देखो हम अंधेरे में भी पढ़ा करते थे। हाँ, क्या लिख रहे थे? लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, टाइम खराब हो रहा है, टाइम। हाँ, प्रोटोट्रॉफ्स ऐसे जीव जो न्यूनतम पोषक माध्यम, जो न्यूनतम पोषक माध्यम पर वृद्धि कर सकते हैं, जो न्यूनतम पोषक माध्यम पर वृद्धि कर सकते हैं, और इन्हें अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती, और इन्हें अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। ऐसा क्यों? इनमें उपापचय संबंधित जीन्स क्रियाशील होती हैं। उपापचय संबंधित जीन्स क्रियाशील होती हैं। उपापचय संबंधित जीन्स क्रियाशील होती हैं। अब इसका एग्जांपल आर्जिनिन प्लस न्यूरोस्पोरा। फिर दूसरा आता है ऑक्सोट्रॉफ्स। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, कक्षा में एक ही गुंडा हो सकता है और वो मैं हूं, तो ये धमकाना वमकाना नहीं किसी को। गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना है, 26 पे कर देते हैं, 27 पे, 27 पे कंफर्टेबल हो जाएगा, घुटन नहीं होगी। एक पे पंखा चलवा दें। तो अभी किस पे चल रहा है? चल ही नहीं रहा है, फूंक मारो।
मारते रहो, कर दे। हाँ हाँ, ऑक्सोट्रॉफ्स में लिखो, ऐसे जीव जिन्हें वृद्धि हेतु, ऑक्सोट्रॉफ्स में लिख रहे हैं, ऐसे जीव जिन्हें वृद्धि हेतु अतिरिक्त पोषक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसे जीव जिन्हें वृद्धि हेतु अतिरिक्त पोषक माध्यम की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त पोषक माध्यम की आवश्यकता होती है, ब्रैकेट में, क्योंकि उपापचय संबंधित जीव्स में उत्परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि उपापचय संबंधित जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाता है। उपापचय संबंधित जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसे उदाहरण में कहते हो आर्जिनिन माइनस। ठीक है, और फिर फाइनली आपके पास देखो, अपन ने सिस्ट्रॉन देख लिया था। सिस्ट्रॉन के अलावा आपके पास दो और शब्द होते हैं, रेकॉन और म्यूटॉन। और ये नाम मतलब सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन, ये तीनों शब्द एक वैज्ञानिक ने दिए थे जिसे हम कहते हैं बेंजर। तो बेंजर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने तीन नाम दिए थे, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन। आसान है। सिस्ट्रॉन वो डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जो किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का। रेकॉन डीएनए की वो इकाई है जो पुनर्योजन दर्शाती है। और म्यूटॉन डीएनए की वो इकाई है जिसमें उत्परिवर्तन देखा जाता है। तो मुझे यह बताओ, प्रोटीन का निर्माण करने वाली डीएनए सिस्ट्रॉन, पुनर्योजन दर्शाने वाला डीएनए रेकॉन और उत्परिवर्तन दर्शाने वाला डीएनए म्यूटॉन, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा और क्यों? डीएनए जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है सिस्ट्रॉन, डीएनए जो पुनर्योजन दर्शा रहा है रेकॉन, या डीएनए जिसमें उत्परिवर्तन हो रहा है म्यूटॉन, तीनों में से सबसे छोटा म्यूटॉन। याद करो, बिंदु उत्परिवर्तन में एक न्यूक्लियोटाइड बदल जाता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया तो म्यूटॉन कितना छोटा हो सकता है? एक न्यूक्लियोटाइड जितना। तो तीनों में से सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? म्यूटॉन। तीनों में से क्रियात्मक भाग कौन सा होगा? सिस्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण सिस्ट्रॉन कर रहा है। तो लास्ट में लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, मतलब बेंजर ने, इसमें लिखेंगे, बेंजर ने 3 डीएनए इकाई का विवरण दिया। बेंजर ने 3 डीएनए इकाई का विवरण दिया। पहला सिस्ट्रॉन, पहला सिस्ट्रॉन, डीएनए की वह क्रियात्मक इकाई डीएनए की वह क्रियात्मक इकाई जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है।
फिर रेकॉन, डीएनए की वह इकाई जो पुनर्योजन दर्शाती है। डीएनए की वह इकाई जो पुनर्योजन दर्शाती है। और तीसरा म्यूटॉन, डीएनए की वह इकाई जो उत्परिवर्तन दर्शाती है। डीएनए की वह इकाई जो उत्परिवर्तन दर्शाती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे सबसे छोटी इकाई। ब्रैकेट में लिख लेंगे सबसे छोटी इकाई। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर वंशागति का आणविक आधार आपको ध्यान रखना था। नया चैप्टर की हेडिंग डाल देंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। हाँ भाई, अब देखो, वैसे एक चीज है कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की अपन बात करें तो इसका मतलब क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का मतलब जैव प्रौद्योगिकी का मतलब, हां, जैव प्रौद्योगिकी, हां, बोलो बोलो आप। अच्छा, एक जीव से दूसरे जीव में डीएनए को स्थानांतरित करके अच्छे लक्षण को प्राप्त करना, ठीक। और कोई जैव प्रौद्योगिकी? एक एक करके, हां। देखो यार, एक तो जीवन में घबराना नहीं, क्या होगा, गलती तो बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो सीख लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? हां, तो फिर आपको पता था ना, छुपा क्यों रहे थे? देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हां, सही। पहली चीज तो याद रखना भाई, देखो बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर्स हैं, सिद्धांत है, अनुप्रयोग है। बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी में भी आता है, जूलॉजी में भी आता है, इसलिए आप मान के चलो 6 से 7 सवाल आपके पास इस यूनिट से आएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स 2 हैं, लेकिन सवाल 6 या 7 सवाल आपके पास हर साल जैव प्रौद्योगिकी से बनते हैं। बॉटनी में भी 2-3 सवाल आ सकते हैं, जूलॉजी में भी 2-3 सवाल आते हैं। तो 6 से 7 सवाल आपके पास इस चैप्टर या इस यूनिट से बनने, सिद्धांत और अनुप्रयोग से। अब पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, बायोटेक्नोलॉजी कोई नई शाखा नहीं है, विज्ञान की सबसे पुरानी शाखाओं में से है। घर में इडली डोसा बनाते हैं, वो भी किसका उदाहरण है? जैव प्रौद्योगिकी का। नई चीज जो है जैव प्रौद्योगिकी में, वो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग नई चीज है। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का सरल सा मतलब है, जब आप सूक्ष्म जीवों को या सूक्ष्म जीवों से मिलने वाले उत्पाद को किस लिए यूज करते हैं या कहां यूज करते हैं, मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी। इडली डोसा मानव का पेट भरने के लिए यूज कर रहे हो, इडली डोसा कौन बनाता है? जीवाणु, कवक, सूक्ष्म जीव। तो जब सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवों से मिलने वाले उत्पादकों का मानव कल्याण में आप प्रयोग करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। हां, अब हम एडवांस हो गए, मतलब अब हम डीएनए को छेड़कर, डीएनए को काट छाट करके हम लोग आनुवांशिकी रूप से मानव कल्याण में काम कर सकते हैं। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी का मतलब, जब आप सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवों से मिलने वाले उत्पाद को
मानव कल्याण के लिए यूज करोगे उसे क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के पहले पेज पर आपके पास एक ईएफबी दे रखा है। ईएफबी बिल्कुल सही, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी को हम कहते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया है? जैव प्रौद्योगिकी की बेहतर परिभाषा बताई है। मतलब यही है, लेकिन सार तो यही है, लेकिन उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा जब आप प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों का मिश्रण कर लेते हो, जब आप प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों को समन्वित कर लेते हो, क्यों? ताकि उनसे ऐसे उत्पाद या सेवाएं प्राप्त हो सकें जो मानव कल्याण में यूज हो, उसे क्या कहेंगे? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। तो लिखेंगे सबसे पहला तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव एवं उनसे प्राप्त उत्पादकों का, सूक्ष्म जीव एवं उनसे प्राप्त उत्पादकों का मानव कल्याण में प्रयोग। सूक्ष्म जीव एवं उनसे प्राप्त उत्पादकों का मानव कल्याण में प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिख लेंगे ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी के अनुसार ईएफबी के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान व सूक्ष्म जीवों को समन्वित कर ईएफबी के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान व सूक्ष्म जीवों को समन्वित कर मानव कल्याण हेतु उत्पाद व सेवाओं मानव कल्याण हेतु उत्पाद व सेवाएं उत्पन्न करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ईएफबी के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान व सूक्ष्म जीवों को समन्वित कर मानव कल्याण हेतु उत्पाद व सेवाएं प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, अब जैव प्रौद्योगिकी में नई चीज क्या आई है? तो जैव प्रौद्योगिकी की नई चीज जो है उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक आपको पता होना चाहिए कौन है? पॉल बर्ग। तो हेडिंग डाल देंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके जनक पॉल बर्ग।
अब देखो, जैव प्रौद्योगिकी का सारा जो बेस है, जो सारा आधार है, वो आणविक जैविकी है। मतलब हमेशा रहना, जहां पर आणविक जैविकी खत्म होती है वहां से जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत होती है। तो इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी में सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत दे रखे हैं, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, और वो दो हैं। सीधी सी बात है, पहली चीज आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी का मतलब है छेड़छाड़ करना, काटना, जोड़ना, निकालना, डालना, ये आपके पास अभियांत्रिकी है। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब है ये सारी छेड़छाड़ आप डीएनए या आरएनए से करोगे। अब अगर आप किसी भी डीएनए का क्रम या किसी भी आरएनए का क्रम चेंज करते हो या परिवर्तित करते हो, और उस डीएनए या आरएनए के क्रम को बदलकर उसको किसी कोशिका या किसी सूक्ष्म जीव में डालते हो, तो उसका लक्षण प्ररूप चेंज होगा, हां या ना? आप डीएनए या आरएनए के साथ छेड़छाड़ करोगे, डीएनए या आरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम चेंज करोगे, तो उसके कारण प्रोटीन में परिवर्तन आएगा, और प्रोटीन में परिवर्तन आएगा तो जीवों के लक्षण में भी परिवर्तन आएगा। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पहला सिद्धांत ही क्या दे रखा है कि जब आप डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन करते हो, परिवर्तन करने पर उसको किसी भी सूक्ष्म जीव या परपोषी कोशिका में डालते हो, और उसके कारण उसके लक्षण प्ररूप में परिवर्तन आता है, इसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। अब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों डीएनए का क्रम परिवर्तित कर रहे हो? क्यों आरएनए का क्रम परिवर्तित कर रहे हो? क्यों उसको परपोषी में डालकर उसके लक्षण से छेड़छाड़ कर रहे हो? ताकि उन सूक्ष्म जीवों से आप ज्यादा मात्रा में अपने उपयोगी पदार्थ बना सको। आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए, आपको कोई एंजाइम्स चाहिए, आपको नए टीके, वैक्सीन्स चाहिए, आपको बड़े स्तर पर जैव उत्पादक चाहिए, तो वो कहां से प्राप्त होंगे? सूक्ष्म जीवों से, परपोषी से। और इसके लिए परपोषी कोशिकाओं को छोटे स्तर पर संवर्धित करना पड़ेगा या बड़े स्तर पर? बड़े स्तर पर। तो अब आप क्या करोगे? इन सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर पर संवर्धित करेंगे। अब एनसीईआरटी में दे रखा है, जब आप बड़े स्तर पर संवर्धित करोगे तो कैसे वातावरण में करोगे? एसेप्टिक या स्टराइल वातावरण, जिसे हम कहते हैं दूषित रहित। मान लो आपने ई कोलाई के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की, या आपने ई कोलाई में कोई बाहर का डीएनए डाला। अब जब आप ई कोलाई को संवर्धित करोगे बड़े स्तर पर, तो आप क्या चाहोगे? केवल ई कोलाई का संवर्धन हो या और भी बहुत सारे जीवाणु साथ में संवर्धित हो? केवल ई कोलाई, उसके अलावा कोई और प्रदूषण या कोई और सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। उस वातावरण को क्या कहते हैं? एसेप्टिक या स्टराइल वातावरण। उसके कारण आप उसी विशिष्ट सूक्ष्म जीव को बड़े स्तर पर वृद्धि करवाओ, ताकि आपको अधिक मात्रा में क्या प्राप्त हो सके? जैव उत्पाद प्राप्त हो सके। तो यही आपके पास किसका सिद्धांत है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का। 2 पॉइंट्स है एनसीईआरटी में। पहला दे रखा है डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में चेंज करोगे, चेंज करने पर उसको परपोषी कोशिका में डालोगे तो उससे प्रोटीन में परिवर्तन आएगा। इसका मतलब उस परपोषी कोशिका के लक्षण में परिवर्तन आएगा। यह सब इसलिए कर रहे हो ताकि आगे चलकर ऐसे सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर पर वृद्धि करवा सको, ताकि उनसे अधिक मात्रा में जैव उत्पाद प्राप्त हो सके। लिखेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत। पहला डीएनए अथवा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन करना। डीएनए अथवा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन करना।
के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन करना, कॉमा, उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर और उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर और उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर लक्षण प्रारूप में परिवर्तन लाना। परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर उसके लक्षण प्रारूप में परिवर्तन लाना। दूसरा, इन सूक्ष्म जीव कोशिकाओं को एसेप्टिक या स्टराइल वातावरण में, इन सूक्ष्म जीव कोशिकाओं को एसेप्टिक, स्टराइल या दूषित रहित वातावरण में बड़े स्तर पर संवर्धित करना एसेप्टिक, स्टराइल या दूषित रहित वातावरण में बड़े स्तर पर संवर्धित करना और अधिक मात्रा में जैव उत्पाद प्राप्त करना। और अधिक मात्रा में जैव उत्पाद प्राप्त करना। जैव उत्पाद प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपके पास आनुवांशिक अभियांत्रिकी के दो सिद्धांत हैं। फिर देखो, फिर एक नया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। क्लोन का मतलब क्या होता है? एक जैसी, एक समान कॉपी। तो जीन क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ? एक जीन की बहुत सारी, लाखों करोड़ों में एक समान कॉपीज बनाना जीन क्लोनिंग है। आपके पास एक जीन है, एक जीन की हजारों लाखों एक समान कॉपीज बनाने को क्या कहेंगे? जीन क्लोनिंग। पहला सवाल है क्यों? एक जीन की हजारों लाखों एक समान कॉपीज बनाने का क्या फायदा? खाली बैठे हो, कर लो। ताकि अधिक मात्रा में प्रोटीन बना सको। भाई जीन क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। तो अगर आप जीन से लाखों कॉपीज बना रहे हो तो आपको लाखों की मात्रा में क्या मिलेगा? प्रोटीन। इमेजिन करो दुनिया भर में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। अब डायबिटीज के पेशेंट से मतलब उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनता। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग ऐसे सुअर का, भेड़ का, घोड़े का इंसुलिन लेते हैं और उसको मानव में डालते थे। अब ठीक है, काम तो हो जाता था, लेकिन इम्यून रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे। तो अब आप क्या करो? मानव के इंसुलिन की जीन निकाल लो और उस जीन की लाखों करोड़ों कॉपीज बना लो। लाखों करोड़ों कॉपीज या क्लोन कर लोगे तो लाखों करोड़ों मात्रा में मानव इंसुलिन प्राप्त होगा और उस इंसुलिन को आप डायबिटीज के पेशेंट्स के उपचार में यूज कर सकते हो। तो जीन क्लोनिंग का मतलब तो हो गया कि आप एक जीन की असंख्य, बहुत सारी क्या बना रहे हो? एक समान कॉपीज बनाओगे, उसे कहेंगे जीन क्लोनिंग। अब आपने क्या किया? सुनो, अब आपको लगा कि मेरे को इंसुलिन की जीन को क्लोन करना है। तो अब वो इंसुलिन की जीन आपको कहां मिलेगी? आपके कोशिका में। कौन सी कोशिका में मिलेगी? अग्नाशय की कोशिकाओं में। इसका इंसुलिन की जीन केवल अग्नाशय के, लैंगरहैंस के द्वीप के बीटा कोशिकाओं में मिलेगी? शरीर के सभी कोशिकाओं में मिलती है। आपकी त्वचा की कोशिका में भी इंसुलिन की जीन है। हां, बस वो जीन प्रोटीन नहीं बना रही है। वो जीन इंसुलिन का प्रोटीन केवल बीटा सेल्स में बना रही है, लेकिन डीएनए तो हर कोशिका में सेम होता है।
आपको क्या लगता है, आपके त्वचा की कोशिका में जो डीएनए है वही डीएनए आपकी पेशियों में है, वही डीएनए आपके यकृत कोशिका में है, वही डीएनए आपके तंत्रिका कोशिका में है। तो जो आपके शरीर में हर कोशिका में सेम डीएनए, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में सेम डीएनए है, तो ये सारी कोशिकाएं अलग अलग कैसे हो गई? कुछ यकृत बन गई, कुछ पेशियां बन गई, कुछ हड्डियां बन गई, सब एक ही क्यों नहीं बने? जीन सेम है, अभिव्यक्ति अलग अलग है। आज इंसुलिन का जीन या इंसुलिन का डीएनए तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में, लेकिन वो प्रोटीन केवल अग्नाशय के बीटा कोशिका में बना रहा है। ग्लूकागॉन प्रोटीन हार्मोन है, जीन तो सारी कोशिका में, लेकिन प्रोटीन केवल अल्फा सेल्स में बना रहा है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स की जीन तो सभी डीएनए में, लेकिन केवल पेशियों में अभिव्यक्त हो रहा है। भाई मान लो सबके पास सेम नोट्स हैं, सबके पास सेम एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सबके पास सेम है, नोट सबके पास सेम है, किसी ने 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं, किसी ने 4 पढ़े हुए हैं, किसी ने खोली नहीं किताब अभी तक। तो अभिव्यक्ति सबकी अलग अलग है। किताब होना और नोट्स होना यानी डीएनए एक समान होने का कोई मतलब नहीं है जब तक उसकी अभिव्यक्ति ना हो रखी हो। तो गहरी बात थी थोड़ी। हां, तो आपने क्या किया, आपने कोई भी मानव कोशिका ले ली, मानव की कोशिका के अंदर केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर आपको पता है गुणसूत्रक के अंदर आपके पास डीएनए उपस्थित है। अब आपने क्या किया, इंसुलिन की जीन की पहचान कर ली और आपने उस इंसुलिन का डीएनए या इंसुलिन की जीन को बाहर निकाल लिया। अब मुझे इसकी कॉपी बनानी है। अगर मुझे किसी भी डीएनए की, किसी भी जीन का क्लोन बनाना है, कॉपी बनाना है, तो करना क्या पड़ेगा? कैसे बनाऊंगा? क्लोन बन जाएगा? नहीं ना। क्या करूं? मैंने आपको डीएनए दिया, ई कोलाई नहीं दिया मैंने आपको, प्रतिकृतिकरण। मुझे जीन की कॉपी बनानी है, डीएनए की कॉपी बनानी है, करना तो क्या पड़ेगा? रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। और प्रतिकृतिकरण की शुरुआत कहां से होती है? ओराई स्थल। वो तो गुणसूत्र पर रह गया। प्रतिकृतिकरण होता है क्या जहां मर्जी आज मेरा मन हुआ यहां से हो जाए? नहीं ना, हमेशा एक विशेष क्षेत्र से होता है ओराई स्थल। ओराई स्थल तो गुणसूत्र पर था, आपने तो जीन निकाल ली। तो एनसीईआरटी ने इसे वांछित जीन या एलियन डीएनए कहता है। तो एनसीईआरटी यही तो कहता है कि एलियन डीएनए, इसका मतलब जो जीन आप गुणसूत्र से निकाल चुके हो वो अब स्वयं प्रतिकृतिकरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? उसमें ओराई स्थल नहीं है। लेकिन आपको तो इसको क्लोन करना है। तो अगर अब आप इस डीएनए को या इस जीन को क्लोन करना चाहते हो तो इसको एक दूसरे डीएनए से जोड़ना पड़ेगा जिस डीएनए में ओराई स्थल हो। तो आपने अपनी जीन तो निकाल ली, अब इस जीन को क्लोन करना है, प्रतिकृतिकरण करना है, लेकिन आपने देखा इसमें तो ओराई स्थल नहीं है। तो अब आपको एक और डीएनए चाहिए जिसमें वो ओराई स्थल हो। उस डीएनए जिसमें ओराई स्थल है उसको आप अपने इस जीन या डीएनए से जोड़ोगे ताकि वो प्रतिकृतिकरण कर सके। तो वो डीएनए जिसमें ओराई स्थल है और जो आपके डीएनए से जुड़कर उसको रेप्लिकेट करने में मदद करेगा, उस डीएनए को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? क्लोनिंग वाहक। तो क्लोनिंग वाहक क्या है? डीएनए। क्लोनिंग वाहक डीएनए है। कैसा डीएनए है? ओराई स्थल युक्त डीएनए है जो आपकी टारगेट जीन से जुड़कर उसको प्रतिकृतिकरण करने में या परपोषी कोशिका में डालने में मदद करेगा। तो ऐसा सबसे पहले किसने किया? ऐसा सबसे पहले 1972 में 2 वैज्ञानिक थे, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर।
इन्होंने क्या किया, एक तो जीन ले ली, प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन, प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन, या जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और इन्होंने इस जीन को क्लोन करने के लिए क्लोनिंग वाहक कौन सा लिया, प्लास्मिड डीएनए। और यह प्लास्मिड डीएनए कहां से प्राप्त किया गया, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु होता है, तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु से प्लास्मिड डीएनए निकाला, उस प्लास्मिड डीएनए के साथ क्या जोड़ी, प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन जोड़ी। इसका मतलब दो अलग अलग डीएनए जोड़ रहे हैं। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन डीएनए है, प्लास्मिड भी एक डीएनए है, दो अलग अलग डीएनए जुड़ रहे हैं। जब दो अलग अलग डीएनए जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं, पुनर्योजक डीएनए। तो सबसे पहला सवाल आ जाए, सबसे पहला पुनर्योजक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने निर्मित किया, कोहेन और बॉयर ने 1972 में। कैसे निर्मित किया, प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन को प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ा। वो प्लास्मिड डीएनए किससे प्राप्त किया गया था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। अच्छा, एक सवाल आप ये भी है, आप बोलोगे सर ये इंसुलिन आप डीएनए निकाल ही क्यों रहे हो, डीएनए तो अपने अंदर रेप्लिकेट भी करता है। भाई आज ये जो इंसुलिन की जीन है ये भी तो रेप्लिकेट करती है, तो फिर आपने बाहर क्यों निकाला, 24 घंटे में एक बार, और वो भी तब जब कोशिका को विभाजन करना हो। एक कोशिका विभाजन करती है तो मानव कोशिका को विभाजन के लिए 24 घंटे का समय लगता है, कोशिका चक्र 24 घंटे में भी एक बार विभाजन करती है। अब आप सोचो उस जीन को आप बाहर निकाल लो लेबोरेटरी में और एक जीवाणु कोशिका में डालो जो 20 मिनट में विभाजन करता है, तो 20 मिनट भी 24 घंटे में तो वो लाख कॉपीज ऑलरेडी बना देगा। आपके शरीर में रहता, आपकी कोशिका का हिस्सा रहता तो एक ही बार प्रतिकृतिकरण करता। तो इसलिए हम बाहर निकालकर कृत्रिम तरीके से उसका प्रतिकृतिकरण या क्लोन करते हैं ताकि लाखों की संख्या में जीन की कॉपीज बने और उससे लाखों की संख्या में प्रोटीन उत्पादित कर सको। लिखेंगे जीन क्लोनिंग, जीन की अत्यधिक एक समान कॉपीज का निर्माण जीन की अत्यधिक एक समान कॉपीज का निर्माण जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीन क्लोनिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, ओराई स्थल की अनुपस्थिति के कारण ओराई स्थल की अनुपस्थिति के कारण एक एलियन डीएनए या वांछित जीन ओराई स्थल की अनुपस्थिति के कारण एक एलियन डीएनए या वांछित जीन प्रतिकृतिकरण नहीं कर पाती। जीन प्रतिकृतिकरण नहीं कर पाती। अतः उसे ओराई स्थल युक्त डीएनए के साथ
एक ओराई स्थल युक्त डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। अतः उसे एक ओराई स्थल युक्त डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे, इस ओराई स्थल युक्त डीएनए को क्लोनिंग वाहक कहते हैं। इस ओराई स्थल युक्त डीएनए को क्लोनिंग वाहक कहते हैं। फिर लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। 1972 में स्टैनले कोहेन और बॉयर ने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु से प्राप्त प्लाज्मिड डीएनए को सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु से प्राप्त प्लाज्मिड डीएनए को प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन के साथ 1972 में स्टैनले कोहेन व बॉयर ने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु से प्राप्त प्लाज्मिड डीएनए को प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन के साथ संयोजित कर प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन के साथ संयोजित कर पहला पुनर्योजक डीएनए का निर्माण किया था। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु से प्राप्त प्लाज्मिड डीएनए को प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन के साथ संयोजित कर पहला पुनर्योजक डीएनए निर्मित किया था। हाँ, अगर तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि जीन का हिस्सा ओराई स्थल कभी नहीं होता। ओराई स्थल जीन से बाहर ही मिलेगा। तो ज्यादातर आपने जो जीन या डीएनए काट के निकाला है उसमें ओराई स्थल नहीं मिलेगा। देखो, ऐसी संभावना करोड़ों में एक हो सकती है, मुश्किल से, अधिकांश नहीं होती है, क्योंकि ओराई स्थल प्रतिकृतिकरण के लिए जरूरी है, अनुलेखन के लिए नहीं। तो अनुलेखन के लिए नहीं है तो वो जीन का हिस्सा नहीं हो सकता, जीन से अलग ही होगा। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, अब 3 टर्म्स हमारे पास हैं। तीन टर्म्स पढ़े अपन ने अभी तक। 3 टर्म्स क्या क्या पढ़े? एक तो जीन क्लोनिंग, एक आनुवांशिक अभियांत्रिकी, एक जीन क्लोनिंग, एक आनुवांशिक अभियांत्रिकी और एक पुनर्योजक डीएनए तकनीक। तीनों नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। नाम तीनों अलग अलग है लेकिन तीनों का मतलब एक है। कैसे? जीन क्लोनिंग का मतलब है आपको जीन की लाखों करोड़ों कॉपीज बनानी है, लेकिन जीन की लाखों करोड़ों कॉपीज आप तब बनेंगी जब उस जीन को आप एक क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ोगे। जब आप एक जीन को दूसरे डीएनए के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा?
पुनर्योजक डीएनए। और इसके लिए आपको जीन को काटना पड़ेगा, क्लोनिंग वाहक को काटना पड़ेगा, काटने के बाद दोनों को जोड़ना पड़ेगा। काटना जोड़ना अभियांत्रिकी। तो जीन क्लोनिंग के पद पूछे जाएं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पद पूछे जाएं, पुनर्योजक डीएनए के पद पूछे जाएं, सेम रहेंगे। तो अब आप मान के चलो आपको इंसुलिन की जीन का क्लोन करना है ताकि उससे ज्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोटीन मिल सके और आप मानव कल्याण में उसका यूज कर सको। तो क्या पद हो गए? सबसे पहला पद क्या होगा? आपको उस जीन को पहचानना पड़ेगा और पहचान करके उसको पृथक्करण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला उसको आप टारगेट डीएनए कह दो, टारगेट जीन कह दो, वांछित जीन, वांछित डीएनए, कुछ भी कह दो। उसकी पहचान और पहचानने के बाद उसको गुणसूत्र से निकालना पड़ेगा, पृथक्करण। तो सबसे पहला पद जीन क्लोनिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योजक डीएनए तकनीक में क्या हो गया? टारगेट जीन, जिस जीन को भी आपको क्लोन करना है उसको पहचानना पड़ेगा और उसका पृथक्करण करना पड़ेगा। दूसरा, उसको आपको क्लोनिंग वेक्टर के साथ, वाहक के साथ जोड़कर पुनर्योजक डीएनए बनाना है और उसके बाद उसको परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना है। तो दूसरा, परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। स्थानांतरण किसका? या तो आप क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़, ठीक है। अब आपने परपोषी कोशिका में डाल दिया। अब परपोषी कोशिका को क्या करोगे? बड़े स्तर पर वृद्धि करवाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके परपोषी कोशिका की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जीन का प्रतिकृतिकरण होगा, जीन की संख्या बढ़ेगी और बड़े स्तर पर आपको प्रोटीन का उत्पादन मिल जाएगा। तो तीसरा आपके पास क्या हो गया? ठीक है, ये आपके पास किसके पद हो गए? जीन क्लोनिंग कह दो, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योजक डीएनए तकनीक।
चुटकी और लिख लिया पॉइंट्स? ये क्या है यार, आप गजब रखते हो यार, बैग में दुकान खोली हुई है आपने। धन्यवाद। आज बोला खाओगे? हाँ, तीसरा पॉइंट, आपने टारगेट जीन को परपोषी कोशिका में डाल दिया। जैसी आपकी टारगेट जीन परपोषी कोशिका में गई, उसे पुनर्योजक कोशिका कहोगे। अब उसकी कॉपी बनानी है तो क्या करोगे? उन कोशिकाओं को बड़े स्तर पर ग्रो करोगे, वो विभाजन से संतति बनाएंगे, आपकी जीन की भी कॉपी उसमें बनती रहेगी। तो उसको आप क्या करोगे? बड़े स्तर पर संवर्धन, जिसे हमने क्या कह दिया? मेंटेनेंस। तभी आपको ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है भाई, तो आज इतना ही करेंगे। कल फिर हम इसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विंजाइम वाला सिस्टम जो है वो कल आएगा।